वेलकम बैक एवरीवन। तो अब तक हम इंग्लिश पेडागोजी का ऑलमोस्ट सारा एरिया पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। तो इस वीडियो में हम वही छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, हालांकि एरर बीच बीच में भी कहीं पे आया है। फिर हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप हैं। और हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में, टेक्स्ट बुक भी मतलब लैंग्वेज में कुछ किस तरह से होनी चाहिए, वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हिस्सा ही है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना सम मोर टॉपिक्स। Some more topics। तो हम कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो बचे हुए हैं, और इन पे भी हम देखेंगे क्वेश्चंस कभी कभी आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर्स के बारे में पढ़ना। देखो हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में एरर्स बहुत कॉमन है, क्योंकि इंग्लिश मदर टंग तो है नहीं किसी की। तो जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं, तो एरर्स होते ही होते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। इवन हिंदी में भी, मतलब जब बच्चा एक बोलना सीख रहा होता है तब उसकी गलतियां होती हैं, तो इसी तरह से इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी एरर होंगे। और सबसे पहली चीज तो हमें समझना है, एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरर के बारे में पढ़ना, और एरर को देखते हैं कि क्या करना है, क्या समझना है हमें एरर के बारे में। एरर्स, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर बच्चा एरर कर रहा है मतलब वो सीख नहीं रहा है। एरर कर रहा है, यही हमें बता रहा है कि वो सीख रहा है, तो बच्चा सीख रहा है, उसका सबूत है एरर। ठीक है, और अगर बच्चा कोई एरर नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसने मतलब बिल्कुल रट के चेप दिया हो, ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप बनाया। और लैंग्वेज अपने आप बनाकर करना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि लैंग्वेज है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एरर्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब बच्चे एरर करते हैं और आपको उनको इमीडिएटली करेक्ट नहीं करना है, नो इमीडिएट करेक्शन। तो आपको इमीडिएट करेक्शन नहीं करना है, तो फिर आपको क्या करना है, आप बच्चों को मौका दो कि वो खुद अपनी गलती को ढूंढ कर ठीक करें। ठीक है, तो आप बच्चों को मौका दोगे कि वो खुद अपनी गलती को पहचानेंगे और खुद ठीक करेंगे। तो हमें करेक्शन जो है, किस तरह का मौका देना है, सेल्फ करेक्शन का, कि बच्चे खुद अपनी गलती को पहचाने और खुद उसको ठीक करें। तो हमें क्या करना है, सेल्फ करेक्शन। हमें एनकरेज करना है सेल्फ करेक्शन को, कि बच्चे अपनी गलतियों को खुद सुधार रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छे से करना है, इसको बोलते हैं सेल्फ करेक्शन। ठीक है, अब एरर की अगर बात करें एक और, अब आप मान लो सुधारना चाहते हो क्योंकि गलतियां बार बार हो रही हैं, और सेल्फ करेक्शन बच्चा कर रहा है, बट उसके बावजूद भी कुछ गलतियां ऐसी जो ठीक नहीं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो टीचर को ठीक करनी है। तो उनको कैसे ठीक करना है, उनके लिए आपको क्या करना है, बच्चों को देना है मतलब स्पेसिफिकली डिजाइन, स्पेशली डिजाइंड ऐसी एक्टिविटीज जो उस एरर पे फोकस्ड हो। ठीक है, तो उस एरर पे फोकस करते हुए ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करो और बच्चों को दो, और बच्चे उस एक्टिविटीज को करके फिर अगेन खुद पहचाने कि हमने क्या गलती करी थी और उसको खुद ठीक करें। तो आपका एज अ टीचर क्या रोल है, डिजाइन। आपको डिजाइन करनी है स्पेसिफिक एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज, स्पेसिफिक क्यों, ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हम स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर एरर पे फोकस करके उसको ठीक कर सकें। तो ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं, ये होंगी फोकस्ड ऑन दैट एरर, उस गलती पे जो हम बच्चों की सुधारना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है एरर के केस में। पहली चीज, एरर लर्निंग का पार्ट है, ये समझना है। दूसरी चीज, इमीडिएट करेक्शन नहीं करना है। तीसरी चीज, बच्चों को करने दो, खुद करेक्शन करने दो, सेल्फ करेक्शन को एनकरेज करो। फिर भी कुछ गलतियां जो बाकी रह गई उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करो जो उन्हीं एरर्स पर फोकस्ड हो, और फिर बच्चे अगेन अपनी गलतियों को ढूंढ के उसमें सुधार कर पाए। ठीक है, तो सेल्फ करेक्शन सबसे बढ़िया चीज रहती है अगर हम बात कर रहे हैं एरर्स की। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो हमें इसमें पढ़नी है, वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, टेक्स्ट बुक तो सब में होती है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, मैथ्स में भी, साइंस में भी, सब में होती है। तो टेक्स्ट बुक जो है वो इंग्लिश की कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या खास बात होनी चाहिए, वो हमें समझना है। और ये एक तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, बट टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम अलग से भी पढ़ेंगे जो और है। तो टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो छोटे बच्चों की किताबें जो हैं वो होनी चाहिए अट्रैक्टिव, कलरफुल क्यों, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है देख के, रंग बिरंगी सी किताबें देख के उनको अच्छा लगता है, उनका पढ़ने का मन करता है। साथ में आप इसमें डाल दो डायग्राम्स,
जो कलरफुल डायग्राम्स अगर होंगे तो बच्चों का मन लगा रहेगा, और दूसरा छोटे बच्चों को डायग्राम देख के ना अच्छे से समझ में आता है। छोटे बच्चे जो हैं वो सारी चीजें इमेजिन नहीं कर पाते, तो उनको डायग्राम्स चाहिए, और जितने ज्यादा डायग्राम्स होते हैं उतना उनका इंटरेस्ट बनता है। तो टेक्स्ट बुक जो होनी चाहिए बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ेंगे नहीं ना, तो इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक बनाओ, डायग्राम्स को इंक्लूड करो, अट्रैक्टिव सी बनाओ, कलरफुल रखो। ये सब एज अ टीचर आपको समझना है कि हमें बुक के लिए करना है। अब टीचर, अगर मैं बात करूं टेक्स्ट बुक से पढ़ाने की, तो अच्छे टीचर वो होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाते और भी रिसोर्सेज से पढ़ाते हैं। तो टेक्स्ट बुक को आपको यूज करना है, टेक्स्ट बुक आपके लिए भी है और स्टूडेंट के लिए, तो आपके लिए तो एक रेफरेंस की तरह है कि हाँ मुझे ये पढ़ाना था, मतलब ये चैप्टर मुझे पढ़ाना है, बट आप उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टीचर को समझना है, टीचर जो है उसको क्या समझना है, वो टेक्स्ट बुक तो यूज करे ही करे, प्लस अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी यूज करे, क्योंकि जो और टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनसे भी तो सीखने को मिल सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारा ज्ञान टेक्स्ट बुक में ही है, ऐसा तो नहीं होता ना कि सारा ज्ञान टेक्स्ट बुक के अंदर ही भरा तो आप बाकी सब इग्नोर कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो टेक्स्ट बुक के अलावा जो और टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो भी आपको यूज करना है। अब हम बात करते हैं इस और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, क्योंकि इसके टाइप अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो अगले अब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनको टीचिंग एड भी कहते हैं, टीचिंग एड, तो इनको टीचिंग एड भी कहते हैं, तो इनको आपको यूज करना है। तो क्या होते हैं टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज करोगे, इनके क्या फायदे हैं, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के फायदे क्या हैं, क्यों हम इनको यूज करते हैं। तो फायदों की अगर बात करें, जाहिर सी बात हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं, हम इनको सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो सीखने में कुछ हेल्प मिलती होगी, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इनका फायदा क्या है? फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ना सहायता प्रदान करते हैं, मतलब आसान बना देते हैं क्या, बच्चों के लिए सीखना। फॉर स्टूडेंट्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेक इट इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उससे बच्चों को क्या हो जाता है, बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों के लिए वो चीज समझनी आसान हो जाती है, इसलिए किया जाता है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल अनलिमिटेड टाइप के हो सकते हैं, अभी हम उनके टाइप भी पढ़ेंगे। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल ना बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देते हैं। क्या देते हैं? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होता है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की चीज आंखों के सामने है, उसको छुआ जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे कि आप पढ़ा रहे हो, मान लो पढ़ा रहे हो किसी जगह के बारे में और उस जगह की फोटो आप दिखा रहे हो, तो वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। या आप उस जगह लेकर जा रहे हो, जैसे आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप ताजमहल लेकर गए, तो वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल या ताजमहल का मॉडल भी हो सकता है, कोई वीडियो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या देती है बच्चों को? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मतलब देखकर वो आसानी से सीख सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ये फायदे हैं, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ये फायदे हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज तो टेक्स्ट बुक एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो टेक्स्ट बुक की हम बात कर चुके हैं, तो हम टेक्स्ट बुक के अलावा जो और एग्जांपल्स हो सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के, अब हम उनकी बात करते हैं और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। टीचिंग मटेरियल जो कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और पैम्फलेट ले गए क्लास में, इंग्लिश की क्लास है ना, तो मान लो आप पैम्फलेट ले गए, किसी शोरूम का, कंपनी का पैम्फलेट ले गए आप और बच्चों को पैम्फलेट दिखा रहे हो। या आपने क्या किया, आप एक डिब्बा ले गए, टूथपेस्ट का डिब्बा, खाली टूथपेस्ट का जो डिब्बा होता है, और बच्चों को वो दिखा रहे हो। वो क्या है? वो रियल लाइफ मटेरियल है जो बच्चे अपने घर में भी देखते हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह के जो रियल लाइफ मटेरियल होते हैं इनको बोलते हैं रियालिया। रियालिया क्या है? रियल लाइफ में अवेलेबल जो टीचिंग एड है, रियल लाइफ TLM। तो रियल लाइफ में जो अवेलेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रियालिया। तो जैसे कि आप लेके जा रहे हो न्यूज़पेपर की कटिंग, तो बच्चों को दिखा रहे हो न्यूज़पेपर में जो आया था कोई आर्टिकल, उसकी कटिंग लेके गए, तो वो क्या है? वो रियालिया है, ठीक है। आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो और आप उसके लिए एक CD लेके गए दिखाने के लिए, उसमें कुछ है नहीं, वो क्या है? रियालिया है। आप पैम्फलेट ले गए, सड़क पे गिरा पड़ा मिला आपको पैम्फलेट, वो ले गए, वो क्या है? रियालिया है। आप बिस्किट का खाली पैकेट ले गए,
या डिब्बा ले गए टूथपेस्ट का, ये सब क्या है, ये रियालिया है, रियल लाइफ में अवेलेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो पोस्टर हो सकते हैं जो दीवारों पे लगे हों, पैम्फलेट्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग हो सकती हैं, जूते का डिब्बा हो सकता है, बिस्किट का रैपर हो सकता है, मतलब अनलिमिटेड चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, रियालिया। अब छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, छोटे बच्चों के लिए हम एक टीचिंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं जो बुक ही है, बट उसको हम बोलते हैं बिग रीडिंग बुक। बिग रीडिंग बुक। ये बिग रीडिंग बुक क्या होती है, आपने देखा होगा बच्चों की ना, लाइक स्टोरी की किताब होती है, शेप में बड़ी बड़ी सी होती है, खोलो उसमें बड़े बड़े डायग्राम्स, कलरफुल से डायग्राम्स होते हैं और साथ में कहानी जैसा कुछ होता है। तो मतलब एक कहानी होगी इतनी मोटी पूरी बुक में, और वो कागज भी बड़े मोटे मोटे होते हैं, गत्ते जैसा कागज होता है, रंग बिरंगा कागज होता है, बहुत अच्छा चिकना सा कागज होता है, तो उसको बोलते हैं बिग रीडिंग बुक। अब ये बिग रीडिंग बुक क्या होती है, बच्चों के साथ बैठकर उनको पढ़ने सिखाने के लिए हम यूज करते हैं बिग रीडिंग बुक। तो जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बिग रीडिंग बुक लेके गए बच्चे के लिए, उसके साथ बैठ के स्टोरी पढ़ रहे हैं और डायग्राम में उसको दिखा रहे हैं कि देखो ये है ये है। तो बिग रीडिंग बुक क्या होते हैं, बिग रीडिंग बुक में होते हैं कलरफुल इलस्ट्रेशंस। अब जरूरी नहीं है कि स्टोरी ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है स्टोरी हो, जैसे एनिमल्स की फोटोज हो सकती हैं, और क्या बोलेंगे, प्लांट्स की फोटोज हो सकती हैं, फ्रूट्स की फोटोज हो सकती हैं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। कलरफुल से इलस्ट्रेशन होते हैं, डायग्राम्स वगैरह होते हैं, और उसको हम बोलते हैं बिग रीडिंग बुक। दिखने में साइज में भी बड़ी सी होती है, कलरफुल सी होती है, चिकने चिकने कागज होते हैं, उसको हम बोलते हैं बिग रीडिंग बुक, ठीक है। अब स्कूल में ही आप कंप्यूटर का यूज भी कर सकते हो, और चीज होती है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन शॉर्ट में बोलते हैं CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, कंप्यूटर का यूज करके पढ़ाना। अब कंप्यूटर का यूज करके आप कैसे भी पढ़ा सकते हो, जिसका एक तरीका तो लैंग्वेज लैब। तो लैंग्वेज की भी आजकल लेबोरेटरीज हैं स्कूल में, आपको पता होगा, अगर आप भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, नहीं तो देख लोगे, स्कूल के अंदर लैंग्वेज लैब भी होती है। लैंग्वेज लैब में क्या होता है, लैंग्वेज लैब में कंप्यूटर रखे होते हैं या ऐसी कोई और साथ वाली टेक्नोलॉजी रखी होती है, और बच्चों को ऑडियो सुनाई जाती है, दिखाई जाती है वीडियोस, ये सब होता है लैंग्वेज लैब में। तो स्पेशली क्या डेवलप होता है लैंग्वेज लैब में, लैंग्वेज के स्किल्स डेवलप होते हैं, स्पेशली उसमें लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। रीडिंग राइटिंग बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं कर सकते, बट लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है लैंग्वेज लैब में यूजिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यूज करके पढ़ाना होता है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से आप सिमुलेशन का यूज कर सकते हो। सिमुलेशन क्या होता है, वो चीज रियल में नहीं हो रही है, बट आप उसको फील कर पा रहे हो जैसे रियल में हो रहा है। जैसे आप 3D मूवी देखते हो ना, तो 3D मूवी एक चश्मा लगा के देखी जाती है, और 3D मूवी में क्या होता है, ऐसा लगता है कि 3D में मूवी चल रही है, हाँ। तो उसी तरह से होता है सिमुलेशन, कि एक्चुअली में हो नहीं रहा है बट आपको लग रहा है। तो जैसे आपको लगेगा कि आप आसमान में घूम रहे हो, आपको लगेगा आप गाड़ी चला रहे हो, इस तरह की चीजें, उसको सिमुलेशन बोलते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसा, तो सॉफ्टवेयर से हो सकता है वो। तो कंप्यूटर एडेड इन द एंड सिमुलेशन हो, लैंग्वेज लैब में स्किल्स डेवलप करना हो, हेल्प किसकी ले रहे हैं हम, कंप्यूटर की। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की हेल्प लेके बच्चों को सिखाना, ठीक है। और इस तरह से जो हम करते हैं, अब कंप्यूटर के अलावा और भी तो है ना, मोबाइल फोन है, या और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकते हैं। पहले होते थे, अब तो नहीं होते यूज। टेप रिकॉर्डर हो सकता है, और आजकल यूज होते हैं प्रोजेक्टर यूज होते हैं। ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो इस तरह के डिवाइसेस का यूज करके सिखाने को हम बोलते हैं, सीखने को हम बोलते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग, यहां पे ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हुए सिखा रहे हो। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, मोबाइल फोन भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट भी मीडिया ही एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें मतलब कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं डिजिटल बुक्स। डिजिटल बुक्स जैसे ई बुक्स होती है, पीडीएफ में आती हैं, तो आप अपने मोबाइल में उनको पढ़ सकते हो ना। और सिर्फ पीडीएफ नहीं है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट है। तो डिजिटल बुक्स हो सकती हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, या इन सबको भी छोड़ो, नॉर्मल वेबसाइट्स भी तो हैं। आप विकिपीडिया वेबसाइट खोलते हो, ऐप भी आती है उसकी, एंड्रॉइड ऐप भी आती है, और हर तरह की ऐप आती है। तो ऐप में आप विकिपीडिया खोल के किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, वो भी डिजिटल है या ई लर्निंग है। तो वो भी क्या है, ई लर्निंग। या आप जैसे यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो डाउनलोड करके, वो क्या है, वो ई लर्निंग है। तो इन सबको हम बोलते हैं ई लर्निंग, ठीक है। तो ई लर्निंग कुछ भी हो सकता है, वो रिटर्न में बुक्स हो सकती हैं, पीडीएफ वगैरह, वो वीडियोस हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वीडियोस भी आएंगी, फोटोज भी आएंगी, रिटर्न टेक्स्ट भी आएगा। तो मीडिया में बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो ये सब अगर
कोई भी चीज जो हम सीख रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक है, ई, तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी अगर है तो उसको हम तरीके को बोलेंगे ई लर्निंग, या शॉर्ट में ये ई लर्निंग, कंप्लीट में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, कंप्लीट में इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब लैंग्वेज की ही बात करें तो लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज गेम्स आपको पता है क्या होते हैं, जैसे अंत्याक्षरी है या कोई भी ऐसा गेम, तो गेम्स खेल रहे हैं हम लैंग्वेज के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। ये आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो। तो ये हेल्पफुल होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट में। तो ये जो स्किल्स हैं इनके डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हो लैंग्वेज गेम्स को। कोई बच्चे से पूछा गया इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, या लिख के दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ, या जो सुन रहे हो उसके बारे में बताओ, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो ये प्रैक्टिस करवाते हैं किसकी, स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, मतलब LSRW जो सारे हैं, किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हो। अब लास्ट में एक बात करते हैं छोटे बच्चों की, अगर हम स्पेशली बात करें तो बच्चों की ना मैगजीन्स आती हैं, आप सबने देखी होंगी, नंदन, चंपक, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, मतलब कई भाषाओं में आती हैं। तो इस तरह की चीजें जो बच्चों के लिए हैं, ऐसी न्यूज़पेपर में ना हर हफ्ते में कोई एक दिन बच्चों का कोना टाइप एक मतलब आता है, जिसमें बच्चों के लिए कहानी दी होती है, कविता दी होती है, और कुछ और भी बहुत कुछ दिया होता है, मतलब वो दिए होते हैं, चुटकुले दिए होते हैं, मतलब बच्चों के लिए कुछ कुछ दिया होता है। इंग्लिश के न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, हिंदी के न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, तो हर तरह से हो सकता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चिल्ड्रंस लिटरेचर। चिल्ड्रंस लिटरेचर उसको कहते हैं, चिल्ड्रंस लिटरेचर। अब मजे की बात यह है, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए हमें टेक्स्ट बुक की तो जरूरत ही नहीं है, चिल्ड्रंस लिटरेचर भी बहुत होता है भाई। बच्चों की किताबों में होता भी क्या है, कहानियां, कविताएं, यही सब तो होती हैं। तो चिल्ड्रंस लिटरेचर भी यही है। तो जैसे कि मैगजीन्स आती हैं, मैगजीन्स आती है, मैं नाम भी लिख देता हूं, नंदन, चंपक। इसी तरह से कॉमिक बुक्स हो सकती हैं, जैसे कि बचपन में आपने शायद पढ़ी भी होगी चाचा चौधरी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मैगजीन्स हो गई, कॉमिक बुक्स हो गई, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम बोलते हैं चिल्ड्रंस लिटरेचर। अब ये कहां पे हेल्प करते हैं, देखो ये बहुत जगह हेल्प करते हैं। एक तो ये हेल्प करते हैं बच्चों को इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन में हेल्प करते हैं। बच्चे जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, जैसे चाचा चौधरी है, बड़ा समझदार कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका कोई एक असिस्टेंट है साबू, तो इमेजिन कर पा रहे हैं, मतलब वहां पे फोटो भी है बट अच्छे से इमेजिनेशन में हेल्प मिलती है। अब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, हेल्प वोकैबुलरी में भी मिलेगी, बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली रीडिंग स्किल भी डेवलप होंगे, रीडिंग स्किल। इसके अलावा वोकैबुलरी हो गई, रीडिंग स्किल हो गई, इमेजिनेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, भाई पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज भी तो मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं बेकार की चीज है, तो बच्चों को नॉलेज भी मिलेगी, नॉलेज। तो इनको भी आप यूज कर सकते हो, मतलब एज सच टेक्स्ट बुक ही सब कुछ नहीं होता है, इतनी सारी चीजें आजकल हमारे पास अवेलेबल है कि हम यूज कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज के लिए, पर्टिकुलरली लैंग्वेज के लिए, और सब्जेक्ट में भी यूज हो सकती हैं, बट लैंग्वेज के लिए भी बहुत अच्छे से यूज इनको किया जा सकता है। तो ये आपको पता होने चाहिए थे, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। और अब इनके ऊपर ये जो हमने पढ़ा थोड़ा सा, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो पीडीएफ खोल लीजिए जो आपको मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, एरर करेक्शन इन स्टूडेंट्स रिटन वर्क इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टीचर। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा एरर करेक्शन? पहला कह रहे हैं राइट आउट करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड, मतलब रिटन करेक्शन के लिए टीचर बोर्ड पे सब कुछ लिख देना। नहीं। सेकंड कह रहे हैं रिवाइज द रॉन्ग आंसर विद देम, रॉन्ग आंसर को उन पे बातचीत करें। अच्छा। थर्ड कह रहे हैं पॉइंट आउट मेजर एरर्स यूजिंग सिंबल्स एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट। ये सही है, तो टीचर सिर्फ हिंट दे दे और सुधारे बच्चे खुद। और फोर्थ कह रहे हैं गिव स्टूडेंट मोर ड्रिल वर्क दे लर्न द करेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब बार बार प्रैक्टिस कराओ, ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस से होता है। तो ये तो गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन का बेस्ट आंसर बन रहा है 3। क्वेश्चन नंबर 2, रितु ऑफन मेक्स एरर इन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, मतलब वो एरर करती है सब्जेक्ट वर्ब को लेकर, तो टीचर कैसे हेल्प कर सकते हैं? पहला कह रहे हैं टेकिंग अप मेनी एग्जांपल फॉर द एंटायर क्लास एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन टू रितु। बात तो सही है कि पूरी क्लास के लिए एग्जांपल लो, बट रितु का ध्यान स्पेशल रखो क्योंकि वो ज्यादा गलतियां कर रही है। दूसरा कह रहे हैं एक्सप्लेनिंग टू हर द रूल्स ऑफ ग्रामर, इससे कुछ नहीं होता, एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होता। थर्ड कह रहे हैं आस्किंग रितु टू लर्न द रूल एंड स्कॉल्डिंग, मतलब उसको डांट दो और उसको बोलो रूल याद करो, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
और फोर्थ कह रहे हैं आस्किंग रितु टू राइट द रूल 10 टाइम्स ऑन नोटबुक, 10 बार लिखो, ये भी गलत है। बेस्ट आंसर है कि पूरी क्लास के लिए एग्जांपल ली जाए और ऋतु पे खास ध्यान दिया जाए क्योंकि वो गलतियां ज्यादा कर रही है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका बेस्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द लर्न नॉलेज, फॉर एग्जांपल इन वर्ड प्रॉब्लम द स्टूडेंट आल्सो फेल टू ट्रांसलेट सेंटेंस इनटू इक्वेशन और आइडेंटिफाई द वेरिएबल। तो स्टूडेंट को आ रही है प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? पहला कह रहे हैं पेयरिंग हिम हर विद हाई अचीवर, हाई अचीवर जिनके ज्यादा मार्क्स आते हैं उनके साथ पेयर कर दोगे। सेकंड कह रहे हैं उसके लिए केयरफुली डिजाइन असाइनमेंट दोगे जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाए। ये कुछ हद तक सही है क्योंकि बच्चों के एरर के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं उनके लिए एक्टिविटीज। सेकंड कह रहे हैं अलाउइंग मोर टाइम टू कंप्लीट सेम एक्टिविटी, ज्यादा टाइम दोगे भाई गलती तो तब भी हो सकती है। और फोर्थ कह रहे हैं गिविंग ओनली सिंपल असाइनमेंट, तो उसको आगे कैसे बढ़ाओगे? ओनली सिंपल भी नहीं देना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना है। तो बेस्ट आंसर बन रहा है 2, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बेस्ट। तो गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या करते हैं? पहला कह रहे हैं हेल्प द टीचर टू ट्रांसलेट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, मतलब एज इट इज बच्चों को समझा दो, ऐसा नहीं होता। सेकंड कह रहे हैं हेल्प द लर्नर टू एक्वायर लैंग्वेज, बच्चे को हेल्प करते हैं, बात ठीक है। थर्ड कह रहे हैं फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये और अच्छा है क्योंकि टीचिंग और लर्निंग दोनों में हेल्प करते हैं। और फोर्थ कह रहे हैं बी अ सोर्स फॉर एंटरटेनमेंट, नहीं एंटरटेनमेंट नहीं लगाएंगे, बेस्ट आंसर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, वी यूज रियल ऑब्जेक्ट टू टीच यंग लर्नर। रियल ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं? पहला कह रहे हैं वी कैन टीच वोकैबुलरी ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट, ऐसा तो नहीं है, वोकैबुलरी आप बिना ऑब्जेक्ट के भी पढ़ा सकते हो। सेकंड कह रहे हैं यंग लर्नर आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये कुछ हद तक ठीक है बट ये रीजन नहीं है कि हम मटेरियल यूज करते हैं। थर्ड कह रहे हैं इट हेल्प्स लर्नर्स एसोसिएट वर्ड विद ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ, ये सही है। तो हम बच्चों को रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट दिखाते हैं और वो देखते भी हैं और उसके साथ वो समझ जाते हैं कि अच्छा इसके लिए वर्ड यूज हो रहा है। और फोर्थ कह रहे हैं इट हेल्प द टीचर करेक्ट द स्पेलिंग, अच्छा वर्ड के स्पेलिंग करेक्ट करने में, नहीं ये सब नहीं है। बेस्ट आंसर बन रहा है थर्ड कि बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे रियल लाइफ से जो ऑब्जेक्ट वो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज्ड बाय टीचर, क्यों यूज करना चाहिए? पहला कह रहे हैं मोटिवेट लर्नर, बच्चे मोटिवेट होंगे और खुद मटेरियल बनाएंगे घर पे, ये गलत है। सेकंड कह रहे हैं सप्लीमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सप्लीमेंट मतलब हेल्प करना, ये सही है। थर्ड कह रहे हैं प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली टू सिट इन क्लास, बच्चे क्लास में बैठेंगे, नहीं। और फोर्थ कह रहे हैं इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए यूज करते हैं कि सस्ता है, नहीं, सिखाने के लिए, सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बेस्ट आंसर बन रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 7, लीना यूजेस बिग रीडिंग बुक इन हर क्लास। तो बिग रीडिंग बुक में क्या होता है? पहला कह रहे हैं अलाउ स्टूडेंट टू रीड एट होम, घर पे तो फिर पढ़ ही सकते हैं, इसमें क्या, फिर स्कूल भी क्यों आ रहे हैं। सेकंड कह रहे हैं एंश्योर बुक कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता, बिग रीडिंग बुक में इंफॉर्मेशन कम होती है। थर्ड कह रहे हैं यूज दिस इलस्ट्रेटिव कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर, ये सही है, टीचर और बच्चे मिलकर करें, पेरेंट्स और बच्चे मिलकर भी कर सकते हैं। फोर्थ कह रहे हैं यूज देम फॉर बिग स्टूडेंट एट डिफरेंट एजेस, ये गलत है, बड़े बच्चों के लिए थोड़ी होती है, छोटे बच्चों के लिए होती है बिग रीडिंग बुक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर जो है वो क्या करेंगे? विल यूज टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटेरियल एज रिसोर्स फॉर टीचिंग, सही है भाई, टेक्स्ट बुक के अलावा और मटेरियल भी यूज करेंगे, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। सेकंड कह रहे हैं विल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर यूजिंग ओनली क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से क्वेश्चन पेपर बनाओगे, नहीं। थर्ड कह रहे हैं पूरी तरह से प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक पे ही लगे रहोगे, नहीं। और फोर्थ कह रहे हैं मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल द आंसर, अच्छा जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर बच्चों को याद कराएंगे, ये सब नहीं है। तो अच्छे टीचर करेंगे पहला ऑप्शन, टेक्स्ट बुक के साथ साथ और चीजों को भी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यूज ऑफ मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर क्या होता है? मूवी, तो वो बच्चों को किस तरह का अनुभव देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्क्रीट, विकेरियस, आंसर इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिलता है टीचिंग एड से, चाहे वो कोई से भी हो, ठीक है। तो बेस्ट आंसर हो गया थर्ड, 9 का 3। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में सिमुलेशन मोड क्या होता है? सिमुलेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, जहां पे वो हो नहीं रहा होता बट हमें फील हो रहा होता है असली में हो रहा है। तो पहला करें एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम एंड फेनोमेना, सही है, रियल लाइफ सिस्टम को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सेकंड कह रहे हैं रिसीव बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोड, अच्छा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं। थर्ड कह रहे हैं उनसे कुछ एक्सरसाइज देके रिपीट करवाते हैं, नहीं। और फोर्थ कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती है ट्रायल एंड एरर से, ये भी नहीं। देखो सिमुलेशन होता है उस चीज को फील कर पाना जो रियल में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? ई लर्निंग मैंने आपको बताया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम यूज करते हैं, पीडीएफ, कंप्यूटर, कुछ भी। तो पहला कह रहे हैं एक्विजिशन ऑफ मदर टंग, नो। सेकंड कह रहे हैं लर्निंग इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, नो। थर्ड कह रहे हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सही है।
और फोर्थ करें लैंग्वेज कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, नो। तो 11 का बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया। टेक्स्ट मीडिया क्या होता है? ये सब डिजिटल बुक्स हो गई या कोई भी टेक्स्ट में लिखा हुआ चीज जो है, चाहे मोबाइल में देखो, चाहे लैपटॉप में देखो, कंप्यूटर में। तो पहला करें डिजिटल ई बुक्स जर्नल, सही है। दूसरा करें ऑडियो डिस्क, नो, रिटन फॉर्म होता है टेक्स्ट। थर्ड करें इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम्स, नो। फोर्थ करें मोशन पिक्चर डॉक्यूमेंट्रीज, नो, रिटन फॉर्म होता है। तो पहला आंसर हो गया ई बुक्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ टीचर यूज रियालिया। रियालिया क्या होता है? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो पहला कह रहे हैं रोल प्ले यूज करते हैं, नो। सेकंड कह रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, हाँ। थर्ड कह रहे हैं कंप्यूटर, नो। फोर्थ कह रहे हैं ट्रू स्टोरीज, नो। तो सेकंड आंसर बेस्ट नंबर 13 का, जहां पे रियल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लैंग्वेज की लेबोरेटरी में क्वेश्चन है कि बच्चों को कुछ सुनाया जा रहा है हेडफोन लगा के, और उससे बच्चे क्या सीखेंगे? सुनेंगे तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर हो गया स्पीच हैबिट डेवलप होगी। क्रिटिसाइजिंग हैबिट डेवलप होगी, गलत है। लिसनिंग एक्टिविटी तो है बट सुन के बोलना सीखेंगे, तो बेस्ट आंसर फर्स्ट ही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का 1। क्वेश्चन नंबर 15, लैंग्वेज गेम्स आर इफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज। गेम्स क्यों इफेक्टिव है? गेम्स से आप प्रैक्टिस करा सकते हो जो लैंग्वेज स्किल्स है उनकी, जो कि यहां पे है, पहला ही ऑप्शन है। दूसरे में कह रहे हैं एक्टिव स्टूडेंट विल पॉजिटिवली पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटी। सिर्फ पार्टिसिपेट करने से क्या होगा? सीखना है ना। थर्ड कह रहे हैं टाइम और एनर्जी बचेगी, और फोर्थ कह रहे हैं एक्सपेंसिव नहीं होती। ये सब गलत है। बेस्ट आंसर है फर्स्ट, कि लैंग्वेज स्किल की प्रैक्टिस हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का 1। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following is not true in relation to the use of children literature। तो बच्चों के लिटरेचर के बारे में क्या सही नहीं है? पहला कह रहे हैं their reading proficiency deteriorate and get worse। खराब हो जाती है, मेरे ख्याल से तो अच्छी हो जाएगी भाई, मैगजीन पढ़ने से और कॉमिक बुक पढ़ने से तो पढ़ना सीखेंगे ना, अच्छी होगी, तो यही गलत है। बाकी सेकंड कह रहे हैं लर्नर्स की इमेजिनेशन डेवलप होगी, सही है। ब्रॉडन देयर मेंटल होराइजन, सही है, मतलब बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थर्ड कह रहे हैं मेक देम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, ये भी हो सकता है, अलग अलग जगह के बारे में जानने को मिले, है ना। तो फर्स्ट ही गलत है कि उनकी खराब नहीं हो जाती पढ़ने की जो हैबिट है। तो 16 का आंसर हो गया 1। 17, टीचर फाउंड एन एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट फॉर सेल ऑफ बिस्किट। तो बिस्किट का पैम्पलेट मिला, टीचर उसको क्लास में ले जाती है और रीडिंग स्पीकिंग करवा रही है, तो ये क्या है? ये रियालिया है, ये रियल ऑब्जेक्ट है जो बच्चों को यूज कराया जा रहा है सिखाने के लिए, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ऑप्शन नंबर 3, ये है रियालिया। क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following is an essential characteristic of a good textbook। गुड टेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। पहला कह रहे हैं एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड अ कंक्लूजन एट द एंड। सही तो है ये, बट हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। सेकंड कह रहे हैं शुड नॉट बी बेस्ड ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, शुड बी बेस्ड ऑन, हाँ गाइडिंग प्रिंसिपल पे होना चाहिए बट एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज है ये। थर्ड कह रहे हैं नो डिफिकल्ट वर्ड शुड बी गिवन, मतलब बुक के अंदर डिफिकल्ट वर्ड ही नहीं दोगे तो वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी। और फोर्थ कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज, बहुत सारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज और रिटन एक्सरसाइज, तो ये बेकार है। तो बेस्ट जो होना चाहिए बुक के अंदर वो होना चाहिए फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का 1, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग और एंड में कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए। 19 कह रहे हैं गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड, उसके अंदर क्या होना चाहिए? पहला कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्रिटिश अमेरिकन लिटरेचर, जरूरी नहीं है, इंडियन भी बहुत अच्छा लिखते हैं। सेकंड कह रहे हैं मोर ग्रामर एक्सरसाइज, ऐसा भी जरूरी नहीं है। थर्ड कह रहे हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक ठाक है। और फोर्थ कह रहे हैं अट्रैक्टिव फॉन्ट्स, इलस्ट्रेशन एंड लर्नर फ्रेंडली टेक्स्ट, ये सही है कि लर्नर फ्रेंडली। तो 19 क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो गया 4, क्योंकि इसमें लर्नर फ्रेंडली जो है उसमें सब कुछ चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, लैंग्वेज कोर्स बुक प्रिस्क्राइब फॉर स्टूडेंट शुड प्रोवाइड ऑल एक्सेप्ट, मतलब उनमें क्या नहीं होना चाहिए? पहला कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस होने चाहिए, ऑर्गेनाइज करे होने चाहिए अच्छे से। सेकंड कह रहे हैं डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर टीचर, ये नहीं होता बुक के अंदर, लेसन प्लान नहीं होता टीचर के लिए, गलत है। सजेस्टेड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर हो सकता है। फोर्थ भी हो सकता है बैलेंस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया 2, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, उसके अंदर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए लर्नर सेंटर्ड मटेरियल, बी होना चाहिए टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट मटेरियल भी होना चाहिए, सी लैंग्वेज स्किल्स भी होने चाहिए, देखो सारे लैंग्वेज स्किल कवर करें। और फोर्थ कह रहे हैं सिंटैक्टिकल आइटम्स, ये जरूरी नहीं है, मतलब अलग अलग तरह के सिंटैक्स की आगे पीछे कैसे वर्ड्स को चेंज किया जाए, ये जरूरी नहीं है। तो 21 का हो गया ए, बी एंड सी, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो 21 का 2। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे, आसान से, डिफिकल्ट नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, क्वेश्चन थे, और यहाँ पे हमारा मतलब जितना इंग्लिश में पढ़ना था वो खत्म होता है। एक टॉपिक छोटा सा और बचा है, असेसमेंट लैंग्वेज में कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे असेसमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज।